अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अरूज मलिक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में ताज़ा तरीन ख़बरों पर तज्ज़िया और तबसरा किया जाता है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे सेट पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार ज़फ़र शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं आप? जैसा कि आपने सुना होगा, 2018 में लोड शेडिंग ख़त्म नहीं दफन हो जाएगी, ऐसा कहना है मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का। आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जिस तरह से मुख्तलिफ़ मंसूबों पे काम हो रहा है, अगर फ़ंड्स उसी तरीके से उन मंसूबों को मिलते रहे और काम उसी रफ्तार से जारी रहा, तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी बात जो है वो मजाकिया भी है। जिस तरह एक हमारे सियासतदान है सीनियर, वो हर बात को कहते हैं मिट्टी पाओ ना, तो दफन कर दिए का मकसद ये है कि इस बात को आप दफन कर दें, आने वाले इंतखाबात में हम नया वादा लेकर आएंगे ना। इससे ये भी नतीजा अखज़ किया। अब दोनों ही पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं दोनों चीज़ों में कि अगर फंड्स मिले तो ये मंसूबे अगर कुछ बन गए जो अभी पाइपलाइन में है, इनमें से 2-3 भी कंप्लीट हो गया तो काफ़ी हद तक लोड शेडिंग का मामला हल हो जाएगा। और हमारी दुआ है, कौम भी दुआ करे कि अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे, इन्हें तौफीक दे कि ये करप्शन छोड़कर करप्शन से अपना ध्यान हटाएं और मुल्क की खिदमत पे, आवाम की खिदमत पे अपना ध्यान रखें। इन्हें थोड़ी सी इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इन्हें हाकिम बनाया है, इस कौम ने इन्हें हाकिम बनाया है, तो कल को अल्लाह के दरबार में इनकी जब पेशी होगी तो इन्हें कोई जवाब दे भी हैं, किसी को जवाब दे भी हैं। अगर हमारी अदालतें नहीं इन्हें पूछती, हमारी आवाम नहीं पूछते, तो इन्हें आंसरेबल होना चाहिए अपने ज़मीर के सामने, अपने रब के सामने, और कुछ करके मुल्क का कुछ बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। जिस तरह पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, और ये लोग अपनी ऑफशोर कंपनियां बनाने के लिए, अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए, अपने बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए ये सोचते हैं। ये मुल्क के लिए कम सोचते हैं और अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं। इन्हें टाइम देना होगा अपने वतन को, अपनी कौम को, अपने मुल्क को, ताकि उसके लिए किए हुए जो वादे हैं इनके वो पूरे हो जाएं, ना कि इन्हें वो दफन करने पड़े। अच्छा सर, ये जो आजकल एक और ख़बर चल रही है नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पूरी दुनिया में मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, ठीक है? इसकी कोई ख़ास वजह क्या आप समझते हैं? डोनाल्ड ट्रंप कैसे सियासतदान हैं और क्या इसके सदर मुंतखब होने पर आलम इस्लाम पर क्या असरात होंगे? वो चीज़ें हैं, एक तो उनका मुंतखब होना, मेरा ख़्याल है वो आलम इस्लाम की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की, जिस पे यूरोपियन यूनियन भी बड़ा शोर मचा रही है। ये बदकिस्मती है कि इस जैसा एक क्रिमिनल आदमी जो वहाँ पे 2000 से 4000 मुकदमों में इन्वॉल्व रहा है, और उसने वहाँ पे आते ही जो उसने इलेक्शन लड़ने के लिए जो उसने अपने नारे, जो अपना उसने सब कुछ उसका एजेंडा था, वही उसने मुस्लिम दुश्मनी से शुरू किया। उसके ज़हन में ये बात थी कि इस ये मुस्लिम दुश्मनी जो है वो उसे सबसे ज़्यादा लोग उसे अप्रिशिएट करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि उसको ये वो गलत कर रहा है, और उसने जो कुछ भी अभी तक जो बयानात दिए हैं वो ये सब कुछ करने के काबिल नहीं है। अगर वो अमेरिका का फ़र्ज़ करे वो सदर बन गया है या बन जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास इतनी बड़ी पावर होगी या इतना वो है कि वो मुसलमानों के बारे में इस तरह की जो लघु बातें कर रहा है वो गलत है। मुसलमान एक पुरअमन शहरी हैं। हर मुल्क के में पाकिस्तान की बहुत बड़ी मुसलमानों की तादाद है, और बहुत वहाँ के कारोबार में उनका असर व रसूख है, वहाँ की हुकूमत में, वहाँ की सियासत में वो बहुत असरअंदाज होते हैं। अगर वो एक उसका नारा था जो फर्स्ट अमेरिका, जिसकी वजह से उसको कामयाबी मिली है, अगर उस हद तक वो रहेगा तो मुसलमान भी उसको सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर उससे उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसको बहुत बड़ी एक मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बारे में या दुनिया के बारे में उसकी राय एक जैसी है। जिस तरह वो मुसलमानों के बारे में सोचता है, दूसरी दुनिया के बारे में भी ऐसे ही सोचता है। अभी यूरोपियन यूनियन ने यहाँ तक कह दिया है, ब्रिटिश लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये बंदा हुकूमत में रहा, हुकूमत में आ गया, तो एक तीसरी आलमी जंग जो है वो शुरू हो जाएगी दुनिया में। इसकी पॉलिसियाँ, ये एग्रेसिव आदमी है, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इसे पागलपन भी कहते हैं इसका, कि ये थोड़ा सा पागल टाइप भी आदमी है ना। तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि ये अगर हुकूमत इसके हवाले होती है
तो पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा ये काम करे, कोई बुरे काम ना करे। आर्मी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान तरक्की की बुलंद तरीन सतह पर है। 8 साल का रिकॉर्ड टूट गया, गुर्बत कम हो रही है। 2 साल में शरह नमूद 4.7 से 5.4% हो जाएगी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, आलमी बैंक जो है उसके जो नुमाइंदे ये बातें बयान देते हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो इसहाक डार के और गवर्नमेंट पाकिस्तान की पेरोल पे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान में कोई तरक्की नहीं हुई, गुर्बत किसी जगह पे कम नहीं हुई, जगह जगह लोग सुसाइड अटैक कर रहे हैं। हमारे तालिबे इल्म, हमारे यंगस्टर जो है वो जॉब के लिए धक्के खा रहे हैं। एक ग्रेजुएट लोग जो है जिन्होंने मास्टर डिग्रियां ली हुई हैं वो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो रहे हैं। तो ये कहाँ की तरक्की है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही। जगह जगह पे लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, साफ़ पानी नहीं है। आपको पता है इस मुल्क के जो है 92% लोग साफ़ पीने के साफ़ पानी से उनको मुयस्सर नहीं है। 92% लोग जो पाकिस्तान के हैं, और पाकिस्तान के तकरीबन 45% लोग गुर्बत से नीचे की जो लकीर होती है उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो कहाँ से मुल्क तरक्की कर रहा है? भाई मुझे समझ नहीं आती, इनको बात करते हुए शर्म नहीं आती? जो लोग ये सारा कुछ प्लांट करते हैं इस तरह की खबरें, उनको भी शर्म नहीं आती? मुल्क तो हमारा दिन ब दिन गरीब हो रहा है। आप एक ऐड देख लें, सिक्योरिटी गार्ड के लिए देते हैं तो 250 लोग वहाँ खड़े होते हैं, पढ़े लिखे लोग, एजुकेशन उनकी MA के बराबर होती है, और वो सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो जाते हैं। तो ये क्यों है? एक पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने के लिए MSc की उन्होंने शर्त रखी हुई कि MSc होना चाहिए, और MSc लोग भर्ती करते हैं उसमें। तो अब हमारे मुल्क की तरक्की मुझे नहीं समझ आती। हाँ, इनके बैंकों में तरक्की हो रही होगी, इनके अकाउंट्स बढ़ रहे होंगे, इनके असासाजात जो हैं वो बढ़ रहे होंगे, ऑफशोर कंपनियाँ इनकी बन रही होंगी दूसरे मुल्कों में। ये हुक्मरानों की अपनी ज़हन की इख्तरा है जो इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं उस बैंक के नुमाइंदों से। उनको ख़रीदा हुआ इन्होंने, इनकी पेरोल पे हैं, पैसे देते हैं, उनसे ऐसे बयान दिलवा लेते हैं। ये जो शरह नमू है इसका आज तक आप मुझे बता दें, हमें आज तक नहीं पता चला कि इसके इशारिये कैसे सेट किए जाते हैं और कैसे ये उसको कैलकुलेट करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आ रही। मुल्क में अफरात ज़र है, महंगाई अरूज पे है, आटा देखें कहाँ चला गया, चीनी अब 100 रुपये को टच कर रही है। तो ये सारा कुछ, ये क्या शरह नमू है? ये बढ़ रही है या गुर्बत बढ़ रही है? गुर्बत बढ़ रही है, गरीब मर रहे हैं, तो शायद ये सही है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर के हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा? और क्या आप ये बता सकते हैं कि इस्लामी ममालिक और आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त पिछले 2-3 महीनों से ज़्यादा अरसा हो गया है, कश्मीर में जो आज़ादी की एक तहरीक है वो अपने ज़ोरों पे है, पीक पे है। और ये आज से नहीं है, जब से 60 साल हो गए पाकिस्तान बना है उस वक्त से ये तहरीक शुरू है। कश्मीरियों ने शुरू दिन से कभी भी इंडिया के साथ रहने के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर नहीं की। वहाँ पे कठपुतली हुकूमतें बनाई गई। यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन था जिसमें ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि कश्मीरियों को उनका हक़ के आज़ादी हक़ जो दिया जाएगा, राय दही का हक़ दिया जाएगा। और अब तक वो तहरीक में लाखों लोग शहीद हो चुके हैं। कश्मीर ज़बरदस्ती उस पर काबज़ है और लाखों मुसलमानों ने वहाँ शहादत नोश की है, लाखों बच्चे यतीम हुए हैं और लाखों लोग जो हैं वो इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे वो लोग। उनके मुल्क में कोई तरक्की नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है। इंडिया ज़बरदस्ती उन्हें महकूम बना के रखना चाहता है। तो मैं नहीं समझता कि अब वो ज़्यादा देर तक आज़ाद कश्मीर को अपनी एक रियासत बना के रखेगा ज़बरदस्ती। तो पूरी दुनिया की जो रेजोल्यूशंस हैं अक़वाम मुत्तहिदा, मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ बड़े लोगों के लिए है, छोटे लोगों के लिए, मज़लूम लोगों के लिए वो कोई आवाज़ नहीं उठाता। और उसको अपनी इसी करारदाद पे शर्म आनी चाहिए, बायस शर्म है उसके लिए। यूनाइटेड नेशन को तोड़ देना चाहिए, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए कि एक इंडिया से वो अपनी बात नहीं मनवा सकते। कोई मामूली सा मसला होता है तो बात पाकिस्तान को तो फ़ौरन वो लोग अवा तवा बोलना शुरू कर देते हैं और इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं, लानता शुरू कर देते हैं कि वहाँ पे धमाका आपके लोगों ने किया, फ़लाँ ने किया, ये किया, वो किया।
तो क्या वो इंडिया जो उनको नज़र नहीं आ रहा, उनकी आंखें अंधी हैं? कितने बच्चों की आंखें उन्होंने पेलेट गन चला कर वहाँ ज़ख्मी उनको कर दिया है, नज़र से महरूम कर दिया, अंधा कर दिया है। तो क्या पूरी दुनिया की इंसानियत, पूरी दुनिया के इंसानी हकूक़ के अलमबरदार ये बड़े मुल्क जो है उनकी गैरत मर चुकी है, वो लोग मर चुके हैं, या उन्होंने अपनी गैरत दफन कर दी है? तो मैं नहीं समझता कौम मुत्तहिदा का कोई ऐसा बड़ा रोल रहा है या उसकी कोई बात मानते हैं। हाँ, कश्मीर पे चढ़ाई करनी थी तो फौरी तौर पे उसने ऑर्डर कर दिया, उस पे इराक़ पे जब चढ़ाई करनी थी फौरी तौर पे ऑर्डर कर दिया, अफ़गानिस्तान पे चढ़ाई करनी थी फौरी तौर पे करारदाद पे अमल दरामद शुरू कर दिया। तो क्या ये अमेरिका का मफाद जहाँ पे होता है या बड़े मुल्कों का, तो उसके मफाद के लिए ये यूनाइटेड नेशन बनाई गई है कि उनके हुक्म की तामील करे? इन बेचारों का कोई नहीं है, इनका दुनिया में कोई नहीं इनकी बात सुनने वाला। कोई दुनिया की अदालत, कोई आलमी अदालत इंसाफ में भी ये लोग गए हैं, कोई लोग इनकी हमायत करने वाला नहीं है मासवाए पाकिस्तान के। तो पाकिस्तानी जो है वो तो अपने हद तक जितना भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं उनके, और वो लोग अपनी बका की जंग भी लड़ रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया की जो महज़्ज़ब कौमें हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा बायस शर्म है ये बात कि कश्मीर में इतनी शहादतें हो रही हैं, उनके सामने नज़र आ रहा है, वो लोग खुद जाकर देखते हैं, मीडिया में सारा कुछ हाईलाइट किया जाता है, लेकिन अभी तक उस करारदाद पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो उसको एक फेयर इलेक्शन करवा कर यूनाइटेड नेशन को चाहिए, उसके बाद हो सकता है वो लोग इंडिया के साथ ही शामिल हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के साथ शामिल होंगे या वो इंडिपेंडेंट रहें, लेकिन उनको आज़ादी राय का हक़ तो देना चाहिए ना कि वो अपना इंडिपेंडेंट, अपना वतन, अपना मुल्क बना सके। और सर, आप भारत, अमेरिका और पाकिस्तान, चीन की इस दोस्ती को किस तनाज़ुर में देखते हैं? देखिए, भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो प्योरली एक मतलब की दोस्ती है उनकी। जब भारत को कुछ की पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी उसकी टेंशन होती है तो वो दौड़ के जाता है अमेरिका के साथ पींगे बढ़ाता है, और जब नहीं होता तो फिर वो रशिया की गोद में जाके बैठ जाता है। वो तो रोलिंग स्टोन है। भारत किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ये जो हिंदू लोग हैं ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते, और भारत किसी का भी दोस्त नहीं है। अफ़गानिस्तान में भी वो पाकिस्तान की दुश्मनी में वहाँ जाकर डेवलपमेंट के काम कर रहा है, और उन लोगों को साथ मिलाकर अपने हक़ में हमारे ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल करना चाहता है अफ़गानियों को। और जो अमेरिका है वो तो किसी का भी दोस्त नहीं है। आपको पता ही है कि पाकिस्तान के साथ कितने रिश्ते उसने बनाए दोस्ती के। 65 की जब वार शुरू हुई है, 71 की, तो उस वक्त उसने पाकिस्तान को कहा कि हमारा छठा बैरी बेड़ा ढाका में आ रहा है आपकी हेल्प के लिए, और वो आज तक नहीं पहुंचा ढाका, उनका बैरी बेड़ा जो है। तो इस तरीके से वो मुनाफिक है अमेरिकन जो है, और हिंदू उनसे भी बड़े मुनाफिक है। और पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है ये वक्त के साथ साथ अमेरिकन और भारत वाले जो है वो एक दूसरे के साथ दोस्तियाँ, रिश्ते ये बदलते रहते हैं, रोलिंग स्टोन है ये। जो चाइना है वो एक बहुत ही बाएतमाद साथी है पाकिस्तान का। हमारी दोस्ती पे पूरी दुनिया जो है वो रश्क करती है, और हम लोग प्राउड फील करते हैं कि चाइना हमारा भाई है, हमारा दोस्त है। इससे अच्छी दोस्ती मेरा ख्याल दुनिया में किसी और ममालिक में इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है। जितना अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप, जितना अच्छा एक सकाफ़ती और दूसरा जो है मुआशी तौर पे हम लोग एक दूसरे के साथ हैं, मैं नहीं समझता कोई और किसी मुल्कों में इस तरह की कोई मिसाल है। ये अपनी मिसाल आप है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये और मजबूत होगी। और चाइना ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, और चाइना इंशाल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। और अभी जो CPEC का मंसूबा आपने देख लिया, कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान को उन्होंने दिया है, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया है। और एक आने वाला वक्त होगा इंशाल्लाह कि चाइना दुनिया की सुपर पावर होगी। जो अमेरिकन है वो अपनी करतूतों की वजह से, अपनी पॉलिसियों की वजह से, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप जो है अगर ये सदर बन गया वहाँ का, इसने हल्फ उठा लिया, तो इंशाल्लाह 4 सालों में जो उस मुल्क के टुकड़े टुकड़े ना किए तो मुझे आप पकड़ लेना। वो इस पॉलिसी, उसकी ये पॉलिसी है। सफ़र शाहिद साहब, ये जैसा कि सुनने में आ रहा है कि दुबई एक बार फिर पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन चुका है, ठीक है। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सदीकी की साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ से दुबई में अहम मुलाकातें, क्या आप समझते हैं MQM ज़वाल से अरूज की तरफ जा सकती है? देखिए जी, MQM ज़वाल से अरूज की तरफ जाने वाली तो बात आप भूल ही जाएं। MQM का अब जो उसकी क्रेडिबिलिटी वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि उसके माथे पे स्याह कलिंग के बहुत सारे टीके लग चुके हैं।
जिसमें बल्दिया टाउन फैक्ट्री वाला वाक़या है और कई मर्डर हैं। डॉक्टर इमरान फ़ारूक का मर्डर है, साबित हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे केसेस साबित हो चुके हैं कि वो बत्ताखोरी, कत्ल गारत, वो सब उनके क्रेडिट पे जाता है। ये तीनों जो ग्रुप इस वक्त बन चुके हैं, जिसमें डॉक्टर इशरत अल-आबाद भी अब शामिल होने जा रहा है या शामिल है, ये उसी एक ही देग के सारे चमचे कड़छे हैं। एक ही देग है इनकी, और वो देग इनकी वहाँ पे लंदन में बैठी है। डरपोक इंसान है वो, दहशतगर्द आदमी, डरपोक है वो, डरता हुआ वहाँ एक बिल में छुप कर बैठा है। अगर उसमें इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान आए, आकर फेस करे अदालतों को, क्यों नहीं आता वो? तो मैं नहीं समझता। बाकी जो दुबई है, दुबई आपको पता ही है कि एक ऐसी फ्री एक कंट्री है जहाँ पे आप अपना इज़हार ख्याल कर सकते हैं, आप वहाँ पे बैठकर अपनी मुलाकातें कर सकते हैं, वहाँ पे सियासी एक्टिविटी कर सकते हैं, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ आप वहाँ प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत सारे मुल्कों के भगौड़े जो बादशाह होते हैं, या वहाँ पे सदर या इस तरह के वज़ीर आज़म होते हैं, या सियासी पार्टियों के वर्कर होते हैं, वो जाकर दुबई में पनाह लेते हैं, और दुबई ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान को ये मामला दुबई के साथ उठाना चाहिए कि भी आप लोग हमारे मुल्क के जो इश्तिहारी, जो भगौड़े जो लोग होते हैं, उनको अपना देकर वहाँ बिठा लेते हैं। ये क्यों है? इसलिए ये हमारी गवर्नमेंट इसलिए ये मामला नहीं उठाती कि जो हमारे हुक्मरान जिन्होंने उठाना होता है, कल को उन्होंने खुद भगौड़े होकर वहीं जाना होता है। इन सब की सियासत, इनका पैसा, इनके महल दुबई में है, इनके बच्चे दुबई में पढ़ते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ ये लोग हुकूमत करने आते हैं और पाकिस्तान को लूटने आते हैं। तमाम प्लानिंग वहाँ दुबई में बैठकर होती है, और पाकिस्तान को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर इमरान खान की हुकूमत या PTI की या कोई और अच्छी हुकूमत आ गई तो इस बात को ज़रूर वो महसूस करेगी कि उन लोगों के साथ ये पॉइंट आउट करनी चाहिए बात कि भाई आप अगर दुबई के कोई उनकी मुल्क के ख़िलाफ़ बातें करे और भगौड़ा बन जाए, वो पाकिस्तान वाले उसको पनाह देंगे? कभी भी नहीं देंगे। रह ही नहीं सकता बंदा, वो उसी वक्त उसको डिपोर्ट कर देंगे। वो क्यों करते हैं? एक तो ब्लैक मनी सारी वहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, वो ब्लैक मनी कमा रहे हैं। दूसरा, ऐसे लोगों के लिए वो एक जन्नत है, जन्नत नज़ीर है कि वहाँ जाकर वो खामोशी से बैठते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, और तमाम अय्याशी का सामान मुयस्सर है वहाँ उन लोगों को, तो वहीं बैठकर सारी प्लानिंग करते हैं। आर्मी जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत तोसी के लिए रिट हाई कोर्ट में दायर हुई है, ठीक है, तो क्या उनको मुद्दत मुलाजमत मिलनी चाहिए या उन्हें रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए? सर आप क्या कहते हैं इसके में? देखिए जी, असूली तौर पे तो पूरी कौम, पूरी दुनिया इस बात पे मुत्फिक है कि अभी जनरल राहील की वजह से जो फ़ौज का एक मुकाम बहुत बुलंद हुआ है, कौम का मोराल बहुत हाई हुआ है, और दहशत गर्दों को की कमर तोड़ी है, वो जनरल राहील शरीफ की पॉलिसियों की वजह से हुआ है। इस जैसा बहादुर जर्नैल और टिपिकल फ़ौजी पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क को दहशत गर्दी की लपेट से निकालने में जो अहम किरदार जनरल राहील ने जिस जुर्रतमंदाना तरीके से अदा किया है, शायद ही कोई और कर सकता है। पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया है। पूरी दुनिया की जो लोग हैं पाकिस्तानी फ़ौज को सफ़े अव्वल की फ़ौज में शुमार उसका करते हैं, और जनरल राहील को सफ़े अव्वल का जर्नैल मानते हैं। तो अब जो उनकी पॉलिसियाँ इस वक्त तसलसल से जारी रखने के लिए मैं समझता हूँ कि उन्हें 2-3 साल की तोसी मिलनी चाहिए, और उनको अभी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब उनके भी बहुत सारे दोस्त रुफ़का कार कहते हैं कि उनको करना चाहिए, लेकिन जनरल साहब ख़ुद नहीं मान रहे। वो चूँकि एक टिपिकल फ़ौजी हैं, एक फ़ौजी घराने से उनका तल्लक है, बड़े बाइज़्ज़त घराने से, वो बाइज़्ज़त तरीके से फ़ौज में आए हैं और बाइज़्ज़त तरीके से फ़ौज छोड़ना चाह रहे हैं। इससे पहले जिन लोगों ने एक्सटेंशनें ली हैं, फिर बाद में उनके ख़िलाफ़ जो बातें हुई हैं, जो उन्होंने कारनामे या गुल खिलाए हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरल साहब मैं नहीं समझता कि इस पोजीशन में कोई एक्सटेंशन वगैरह कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि वो एक्सटेंशन कबूल करेंगे, लेकिन कौम की ये सब की विश है, पूरी कौम की, बल्कि पूरी दुनिया के, कि जनरल साहब को अभी मज़ीद कंटिन्यू करना चाहिए 3-4 साल और। हाँ, अगर कोई और सूरत हाल मुल्क में बनती है तो शायद फिर कोई और रास्ता होगा ताकि जनरल साहब अपनी पॉलिसियाँ जो कंटिन्यू कर सके। अच्छा सर, पानामा लीक्स इमरान खान ने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ दस्तावेज़ात जमा करवा दी। दस्तावेज़ात 686 सिफ़ात पर मुश्तमिल हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये सारी दस्तावेज़ात जो हैं, ये पूरी दुनिया के जो बैंक हैं, पूरी दुनिया की जो मुल्क है, जहाँ जहाँ
ऑफशोर कंपनियां बनी हैं या इनकी प्रॉपर्टी की कागजात है या रिटर्न है, वो ऑथेंटिक है सारे, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और वो चाहिए ज़रूरी थे, चूँकि सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि जो बंदा किसी के ख़िलाफ़ एलिगेशन लगाता है वो उसके सबूत भी देता है। वो सबूत के तौर पे इन्होंने पेश किए और उसको अभी तक इन्होंने डिनाई नहीं किया। अभी तक कोई उनकी तरफ से बयान नहीं आया कि उन्होंने डिनाई नहीं किया। अभी कल मेरा ख्याल इस पे हेयरिंग हो रही है, तो कल इसमें मज़ीद पता चलेगा कि क्या वो कागजात दुरुस्त हैं या अब अदालत उनको वेरीफाई करवाएगी कि क्या ये वाकई सही है या गलत है। फिर उसके बाद उनको एक नोटिस दिया जाएगा कि आप इस पे जवाब दें कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आए ये सही है या गलत है। फिर उनका देखना पड़ेगा कि वो क्या कहते हैं। अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये सारे बयानात एक अखबारी बयानात हैं, ये सारे एलिगेशन एक हवाई एलिगेशन है। कागजात जब मंजर आम पर आएंगे, अदालत उसको परखेगी, उसको देखेगी, उसको वो वेरीफाई करेगी, तब जाकर ये मामला क्लियर होगा कि क्या ये कागजात इस काबिल हैं कि इस पे कोई इलीगैलिटी साबित होती है शरीफ ख़ानदान की, तो फिर अदालत उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेगी और उस सूरत में शायद मियां नवाज शरीफ को हुकूमत छोड़नी भी पड़े। सर, नैब की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? नैब की कारकर्दगी पे बहुत सारे लोग सवालात उठा रहे हैं कि नैब ने करप्शन के फ़रोग को हवा दे दी है या करप्शन की हौसला अफजाई की है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि नैब ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, कुछ नैब में काली भेड़ें थी जिन्होंने बुरे काम भी किए हैं। नैब के जो चेयरमैन हैं वो बज़ाते ख़ुद एक बहुत अच्छे शरीफ आदमी हैं, मैं बहुत अरसे से उनको जानता हूँ। उनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई बंदा शक नहीं कर सकता। शरीफ आदमी है और ब्यूरोक्रेट है। इस मुल्क में कितना अरसा उनकी ज़िंदगी का इस मुल्क में एज ए ब्यूरोक्रेट गुजरा है, तो मेरा नहीं ख्याल कभी उनकी क्रेडिबिलिटी पे कभी कोई हर्फ आया हो। तो अब जब से वो नैब में गए तो बहुत सारी बातें मंजर आम पे आनी शुरू हो गई हैं, लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी हैं। उसकी एक वजह तो उनके वो ऐसे रफ़क़ाए कार हैं, ऐसे साथी हैं जो करप्ट हैं, वो उनके नाम का सहारा लेकर करप्शन करते हैं और फिर उस करप्शन को छुपाने के लिए तो फिर चौधरी कमर ज़मान साहब है जो चेयरमैन नैब है, उनको एफर्ट करनी पड़ती है कि अब मेरे अदारे के लोग उन्होंने करप्शन कर ली है तो इसको किसी तरीके से हवा ना लगने दें, पर्दे में रखें, मिट्टी पा दें, इस पर मिट्टी पाओ ना, मिट्टी पाओ वाली पॉलिसी वो इख्तियार कर लेते हैं। मामलात को वो तूल नहीं देना चाहते। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे केसेस में काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन एक उनकी जो पॉलिसी थी, जो डीलिंग थी, ठीक है, जो मुकदमा दायर होने से पहले एक डीलिंग करते हैं, वो डीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने उनके इख्तियारात ख़त्म कर दिए हैं। प्ली बारगेन उसको कहते हैं कि मुलज़िम आके कहता है कि जी हाँ मुझे ख़िलाफ़ कंप्लेंट है, मैंने 10 करोड़ देना है, 1 करोड़ ले लें और 9 करोड़ जो है वो इंस्टॉलमेंट में दे दूँगा। तो वो इख्तियारात चेयरमैन के पास था कि उसके साथ प्ली बारगेन कर लें। अब सुप्रीम कोर्ट ने वो इख्तियारात उसके वापस ले लें। उन इख्तियारात की वजह से बहुत सारी करप्शन यहाँ पे हुई है। बहुत सारी सोसाइटियाँ हैं जिसमें चंद एक के मैं नाम भी बता देता हूँ। एक आगोश 2 हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अलावा एक कामरस हाउसिंग सोसाइटी है, इस तरह और एक मॉडल टाउन एक हाउसिंग सोसाइटी है। इस तरह की काफ़ी सारी सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और प्ली बारगेन की एप्लीकेशन देकर 1 करोड़ रुपया या 1 अरब रुपया देकर अपने लिए टाइम ले लिया और उसी टाइम में मुल्क से फ़रार हो गए और वो लोग अभी तक धक्के खा रहे हैं। इसमें नैब के बहुत सारे अफसरान जो हैं वो करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ भी किए गए हैं, बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नैब की कारकर्दगी बज़ाते ख़ुद चेयरमैन नैब जो है उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रही है, लेकिन उनकी टीम में बहुत सारे करप्ट लोग शामिल हो चुके हैं जो करप्शन के लिए सारा गलत काम करते हैं और नैब के अदारे की बदनामी का बायस बनते हैं। मैं समझता हूँ चौधरी कमर ज़मान साहब जो हैं उनको अपनी टीम जो है उसकी असर नौ तरतीब देना चाहिए, उसकी स्क्रूटनी करनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस का निज़ाम रखना चाहिए कि नैब के अफसरान जो है अपने इख्तियार नाजायज़ इख्तियार तो नहीं करते। उनके पैसे लेने के तरीके ये है कि वो जो मुद्दई होता है
उसी को वहाँ बुला के बिठा लेते हैं, सारा सारा दिन बुला के उधर बिठाए रखते हैं मुजरमों की तरह। बहुत सारे लोग तंग आकर अपनी एप्लीकेशनें वापस ले लेते हैं, कंप्लेनेंट जो होते हैं, और उसके बदले में जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है उनको बुलाकर उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं और उन्हें प्रोटोकॉल मुहैया करते हैं। तो जो मुजरम है उसको प्रोटोकॉल वहाँ मिल रहा है, और जो मुद्दई है, मुद्दा है, उसको वहाँ मुजरमों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो फिर कौन लोग कंप्लेंट करेगा नैब में? और नैब की गिरफ्त अब आहिस्ता आहिस्ता करप्शन के जो किंग हैं उन पर कम होती जा रही है। अब वो लोग इनसे नहीं डरते कि वो कह रहे नैब फ्रेंडली हो गई है, नैब के जो अफसर है वो हमारे दोस्त बन गए। वो कैसे बने हैं ये एक लंबी बात है, चूँकि उनकी अपॉइंटमेंट एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे रहन सहन है। शाम को अमूमन उनके अफसरान होटलों में देखे जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे देखे जाते हैं। तो इसलिए नैब की क्रेडिबिलिटी, नैब में अब असर नौ एक पूरे पोस्टमार्टम की ज़रूरत है। डेड ऑनेस्ट लोगों को नैब में लाना चाहिए, करप्ट लोगों को नैब से निकालना चाहिए, तब नैब की जो क्रेडिबिलिटी है और चौधरी कमर ज़मान साहब जो हैं वो इस मकसद में कामयाब हो सकते हैं। सर, आयशा मुमताज़ जिनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है, जैसा कि आपने देखा भी होगा उनके हवाले से, तो फूड अथॉरिटी के हवाले से आजकल वो मंजर आम से गायब हैं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उन्हें रास्ते से हटा दिया गया है या छुट्टी पर भेज दिया गया है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आयशा मुमताज़ एक बहुत डेड ऑनेस्ट ऑफिसर थी, हैं और इंशाल्लाह रहेंगी। बहुत सारे उन्होंने काम किए, पंजाब में भी, इस्लामाबाद में भी एक टीमें बनाई हैं, और बहुत सारे इस तरह के जो फूड के किंग थे, फूड माफिया था एक, उनका सर झुकाया। उनकी बड़ी बड़ी चेनें जो हैं उनको सील किया, बड़े बड़े होटल के को सील किया। उसने बहुत अच्छे काम किए। वो कभी ना झुकी है, ना रिश्वत उसने ली है, ना कभी किसी के सामने उसने बिकी है। तो लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि यहाँ पे जो ऑनेस्ट लोग होते हैं, जो मुहब्बे वतन लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उन्हें कोई करने नहीं देता। इस तरह के जो माफिया होता है वो अपने मुफादात के लिए फिर उनके ख़िलाफ़ एलिगेशन की एक भरमार कर देता है। ख़ुद पहले उन्हें ऑफ़र करते हैं बहुत भारी रकमों की, नजरानों की, जब वो नहीं लेते तो फिर उनके ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपोगंडे शुरू कर देता है। मीडिया को ख़रीद लेते हैं, मीडिया पे आके अपने ऐसे बयानात देते हैं। तो इस मेरा जो अपना ज़ाती राय है, आयशा मुमताज़ ने ख़ुद ही छुट्टी ले ली है, चूँकि उसको काम करने नहीं दिया जा रहा। वो कहती मैंने अगर मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा तो मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ी तौर पे बैठकर क्या करना है, फिर मैं अपना कोई और काम कर लेती हूँ। और उसने खुद छुट्टी ली है, उसको छुट्टी पे भेजा नहीं गया। तो उसको कहा जा रहा था कि ये बहुत बड़ी बड़ी जो चेनें हैं, जिस तरह ये एक गवर्नमेंट है, पिंडी में एक तहजीब है, ये बहुत बड़ी बड़ी चेनें हैं। उसी तरह पीसी के कई उन्होंने बंद किए। तो ये ऐसा एक माफिया है, ये डॉन है, फूड माफिया के डॉन जो लोग हैं जिनके वो उसने हाथ डाला। तो आप वो लोग उसको कैसे काम करने देंगे? या तो गवर्नमेंट सपोर्ट करे, गवर्नमेंट भी उनके सामने घुटने टेक देती है उस माफिया के सामने। तो उस माफिया ने फिर बड़ी धमकियां दी उसको, तो उस बेचारी ने फिर अपने आप को अनसिक्योर फील करते हुए, तो मेरा ख्याल है उसने ये वो वहाँ से छुट्टी ली है 2-3-4 महीनों के लिए। तो अब आपने देखा होगा कि 3-4 महीनों से ऑपरेशन रुके हुए हैं। क्या अब वो सारा निज़ाम ठीक हो गया है? क्या अब वो जाली जो दवाइयाँ बन रही हैं वो बननी बंद होगी? जाली फूड बन रहा है, बंद हो गया है? नहीं बंद हुआ। जो बुसे हुए मुद्रे सेहत खाने फ़रोख्त होते थे वो बंद हो गए? नहीं हुए। जो बेकरियां, रेस्टोरेंट, स्वीट हाउस थे, क्या वो उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया? नहीं किया, उसी तरह से है। लेकिन उन सब ने मिलकर, उस माफिया ने उस बेचारी का दिमाग ठीक कर दिया है कि तुम ऑनेस्ट बनती हो, हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो ये पूरी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मैं समझता हूँ इस पर सुप्रीम कोर्ट को, आर्मी चीफ को एक्शन लेकर उसे दोबारा फील्ड में लाना चाहिए और उसको फ्री हैंड देना चाहिए कि वो जितना सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहती इन लोगों के ख़िलाफ़, आवाम की जानों से क्यों खेल रहे हैं ये लोग, तो उसको करना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है हमारे मुआशरे की बदकिस्मती है कि इस तरह के ऑनेस्ट लोग जो है उनको काम नहीं करने दिया जाता। अच्छा ज़फ़र शाहिद साहब, मुझे आप ये बताएं, मुंतखब मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ को चेयरमैन CDA के इख्तियारात 20 सौंप दिए गए हैं, ठीक है, इससे इदारे में बेहतरी की तवक्का है या नहीं? आपकी क्या राय है इस बारे? देखिए जी, मैं इस पर मुझे हंसी भी आती है और रोना भी आता है कि ये जिस तरह कहते हैं पंजाबी में कि दूध की राखी बागड़ बिल्ला, तो ये मुंतखब नुमाइंदे भी नहीं हैं। अंसर अजीज़ साहब जो हैं, ये मियाँ साहब की सिफारिश पे इनको टेक्नोक्रेट की सीट पे इलेक्शन लड़वा कर
और इनको कामयाब करवाया गया है। अवाम से बराह रास्त ये मुंतखब होकर नहीं आए, और ये एक ठेकेदार है, कंस्ट्रक्शन का इनका बिज़नेस है अपना, और CDA में कंस्ट्रक्शन अरबों रुपए की हो रही है, और इन्होंने आते ही अपने हाथ साफ़ करने शुरू कर दिए हैं करप्शन पे। और इब्तदा इन्होंने यहीं से की है, चूँकि जब ये मेयर थे तो उस वक्त इनके पास इतना लंबा चौड़ा बजट नहीं था। अब तो इनके पास एक वाफर मिकदार में बजट आ चुका है, और मैं समझता हूँ कि इसमें ये बहती गंगा में उन्होंने कहा कि आप भी हाथ धो लें जो साल डेढ़ साल रह गया है। इस तरह कभी नहीं हुआ कि CDA का कोई नौ मुंतखब जो है कोई या सियासी किसी बंदे को उसका चेयरमैन लगाया जाए। वो गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट को लगाते हैं, टेक्निकल आदमी को लगाते हैं जिसकी एक्सपर्टी होती है CDA के बारे में, और ये कोई इतना पढ़ा लिखा बंदा भी नहीं है, थोड़ी सी इसकी एजुकेशन है। और मियाँ साहब की नवाज़शात हैं, मेहरबानियाँ हैं उनकी कि इन्हें बनाया है। इस वक्त उनके आने के बाद करप्शन CDA में कई गुना बढ़ गई है, करप्शन के रेट बढ़ गए हैं। अब जब किसी बंदे से कोई बात करता है कि ये वो कहते हैं जी हमने मेयर को भी पैसे देने हैं, कोई कहता है हमने डिप्टी मेयर को पैसे देने हैं, कोई कहता है हमने कोऑर्डिनेटर को पैसे देने हैं। अब रिश्वत के रेट दुगने हो गए हैं, और मैं समझता हूँ ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, स्पेशल इस्लामाबाद वाले लोगों की बदकिस्मती है कि CDA जितने बड़े अदारे की, इतनी बड़े अदारे की उसको वहाँ पे चेयरमैन बना दिया गया है बग़ैर किसी एक्सपर्टी के। और अब इस मुल्क का और इस पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इस शहर का अल्लाह हाफ़िज़ है। करप्शन ज़ोरों पे है, इन्फोर्समेंट का जो महकमा है वो जगह जगह लोगों से पैसे लेकर इंक्रोचमेंट करवा रहा है, स्टॉल लग रहे हैं, कच्ची आबादियाँ बनवा रहा है पैसे लेकर, और जगह जगह पे सड़कें टूटी हुई हैं। जो इनका VIP एरियाज़ हैं वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, और जो गरीब लोगों का एरिया वहाँ ना पानी है, ना सफाई है, ना स्ट्रीट लाइट है, ना हेल्थ है यहाँ पे, ना कोई इलाज की सहूलत है, ना कुछ और है। तो आते ही सड़कों के ऊपर उसने दबाव डाल दिया कि सड़कों से एक वसी फंड्स उसको मिलने शुरू हो जाएंगे कमीशन के तौर पे। और ये हॉस्पिटल हैं उनकी हालत ज़ार बेहतर करें, जो और स्कूल है उनकी हालत ज़ार बेहतर करें। और ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है, बजाय इसके कि वो मुंतखब नुमाइंदे जो हैं, हाँ अगर कोई मुंतखब नुमाइंदा होता तो उसकी बात और होती है, फिर उसने दोबारा इलेक्ट होना होता है, दोबारा आवाम में जाना होता है, तो अपने ऊपर लेवल नहीं लगने देता करप्शन का। ये तो एक टेक्नोक्रेट है, आज आया है कल नवाज शरीफ जाएगा, साथ ये भी चला जाएगा, एक दिन भी नहीं ये चल सकता। और ये बहुत बड़ी हमारी बदकिस्मती है। और शेख अंसर अजीज़ साहब बज़ाते खुद शरीफ आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर एक ठेकेदार भी है। वो एक मेयर होने के साथ साथ, एक इंसान होने के साथ साथ एक ठेकेदार भी हैं। इसलिए ज़ाहिर है वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पैसा तो उन्होंने भी कहीं से कमाना है। तो जो मियाँ साहब ने उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, उन्होंने मियाँ साहब के कई घर बनाए हैं मुख्तलिफ़ जगह पे, और शायद उसके बदले में पैसे ना लिए हों, तो मियाँ साहब ने उनसे वादा भी शायद किया हुआ था कि मैं आपको इस्लामाबाद का मेयर बनवा कर तो फिर आपको CDA का चेयरमैन बनाऊँगा, फिर जो करप्शन कर सकते हो हमारे लिए और अपने लिए कर लो। और ये उसी का एक प्लान था, एजेंडा था, जिस पे अंसर अजीज़ के ज़रिए अमल दरामद हो रहा है। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद के हालात बेहतर होने की बजाय, देखिए पार्किंग की यहाँ पे कितनी तकलीफ़ है। आप वहाँ पे किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, एमरजेंसी में आपको एक एक हफ़्ता आप स्ट्रेचर पे लेटे रहें, आपको पूछने वाला कोई नहीं है, कोई 1 रुपये की दवाई किसी गरीब को नहीं मिलती। तो आप क्या इस्लामाबाद की तरक्की के लिए कर रहे हैं? इन सड़कों को क्या कर रहे हैं? इन मेट्रो को क्या कर रहे हैं आप? को लोग खाएंगे तो सड़कों को, मेट्रो को खाएंगे। लोगों को पानी चाहिए पीने का, साफ़ पानी चाहिए, सफाई चाहिए, लोगों को स्ट्रीट लाइट चाहिए। घर घर चोरियाँ हो रही, घर घर डकैतियाँ हो रही हैं इस्लामाबाद में। ये इस्लामाबाद का अमन-ओ-अमान है। ये मेयर यहाँ पे सारा कुछ कर रहे हैं कि पूरी आप कराची कंपनी चले जाएं, G10 चले जाएं, सड़कों के ऊपर बाहर रेडियाँ लगी हुई हैं, स्टॉल लग गए हैं, वो कहते हैं जी हम चेयरमैन को भत्ता देते हैं। बहुत शुक्रिया ज़फ़र शाहिद साहब आपका प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मज़ीद तज्ज़ियों के लिए देखते रहें हमारा प्रोग्राम पसे पर्दा। अपने फीडबैक और सजेशंस के लिए हमें ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है rasaitv@gmail.com। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान अरूज मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगहबान।